आज हम लोग अध्याय 2 बहुपद जो वर्गनोम के लिए है उसके कुछ बेसिक नॉलेज को जानेंगे, अर्थात उसके परिचय, पहचान, उसके प्रकार को जानेंगे। बहुपद जो है इसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, बहुपद। और इस बहुपद को जानने से पहले, इस बहुपद के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम सभी को इसके बीजगणितीय पद को जानना आवश्यक है कि बीजगणितीय पद क्या होता है और बीजगणितीय पद हम किसे कहते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम इसको जानें कि बीजगणितीय पद क्या है। तो देखिए, बीजगणितीय पद जो होता है, यहाँ पे लिखा है कि बीजगणितीय संकेत अर्थात जो चर होता है और जो संख्याओं के गुणनफल को ही हम बीजगणितीय पद कहते हैं। फिर समझिए, बीजगणितीय संकेत और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लिखिए यहाँ पे 2x जो है इसमें संख्या भी है और क्या है, चर भी है। संख्या भी है और क्या है, चर है। तो यहाँ पे संख्या और चर का क्या है, यह गुणनफल है। क्या है यह? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बराबर 2x। तो यहाँ पे 2 हमारा हो गया संख्या और x क्या हो गया हमारा, चर। तो इसी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 5x² है, संख्या भी है और चर भी है। यहाँ पर क्या है, दोनों चर ही है, तो यहाँ भाग के रूप में है 2x + 5। यह सब क्या है, हमारा बीजगणितीय पद है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजगणितीय पद भी बोलेंगे। अब जानते हैं गुणांक, इसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो चर के जो पहले वाले जो अंक को चर का गुणांक कहते हैं। चर के पहले वाले अंक को क्या कहते हैं, चर के गुणांक। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x + 5y। ध्यान से देखिए, क्या चर के पहले वाले, चर यहाँ पे एक x है और यहाँ पे क्या है, एक y है। तो इसके पहले जो संख्या जो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिखा है 5, यही दोनों क्या है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुणांक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया हम 2x² + 5, तो यहाँ पे जो 2 जो है x² का क्या है, गुणांक है। इसी प्रकार 3 ये हो गया, तो 3 किसका गुणांक होगा, a, जो हमारे चर के क्या होता है, पहले। कोई भी गुणांक चर के जो पहले जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुणांक। और यह गुणांक जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंक गुणांक और एक होता है अक्षर गुणांक। अब अंक गुणांक क्या है, अक्षर गुणांक क्या है, इसको जानेंगे। तो अंक गुणांक होता है कि किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, उस पद को हम अंक गुणांक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख दिए 2x² + 5x + 7। एक उदाहरण हो गया, कह रहा है कि जिस पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है, यहाँ पे कह रहा है कि संख्या, तो यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 5, यह क्या है, इसको हम अंक गुणांक बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर जो गुणांक था यही क्या था, 2 और 5 क्या है, गुणांक। इसी गुणांक को हम अंक गुणांक भी कहते हैं। और एक जो होता है अक्षर गुणांक, क्या होता है, अक्षर गुणांक। जैसे यहाँ पे लिख दिया हम x² + x, तो यहाँ पे जो चर का जो गुणांक होगा वो क्या होता है, कोई खास संख्या नहीं रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षर गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षर गुणांक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लिख दिया आपके सामने, यहाँ पे a + 5b, तो यहाँ पे a जो है, एक के साथ हमारा कितना गुणांक छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यानी कि यह कोई खास संख्या नहीं है। कोई भी चर होता है उस चर के पहले तो 1 हमेशा छुपा ही रहता है, इसलिए वह कोई खास संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे b के पहले क्या है, 5 है, यह एक खास संख्या है कि नहीं है 5, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं अंक गुणांक। और यह क्या हुआ, हमारा अक्षर गुणांक हुआ। अब समझ में आ गया होगा कि अक्षर गुणांक किसे बोलते हैं और अंक गुणांक किसे कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अंक गुणांक में है ना 5x, 3a², 5 - 5x², यह सब क्या है, हमारा अंक गुणांक। इसको हम अंक गुणांक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई ना कोई खास अंक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, अंक गुणांक। अब है अक्षर गुणांक, जब वो क्या कर दिया हम बता दिए, जब गुणांक कोई विशेष संख्या न हो, यानी जब गुणांक कोई विशेष संख्या न हो तो उसे हम अक्षर गुणांक भी कहते हैं। जैसे x², यहाँ पे गुणांक कोई विशेष संख्या है नहीं है, यहाँ पे 1 छुपा है जो खास संख्या नहीं है। यहाँ फिर a + b -x²a -y²b, यहाँ पे यह जो है क्या है, एक अक्षर गुणांक, लेकिन है क्या, गुणांक कहेंगे। लेकिन गुणांक का जब वर्गीकरण करेंगे तो उस वर्गीकरण में यह 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा अंक गुणांक और एक हो जाएगा अक्षर गुणांक। अगला होता है पद का घात, यह ध्यान देने वाली बात है, पद का घात।
पद के जो सभी चर के घातांकों का जो जोगफल होता है उसी को बोलते हैं हम लोग पद का घात। पद का घात कौन होता है? जो चर के घातांकों का जोगफल, यानी यहाँ पे हम लिख दिए 2x², हाँ a² b। यहाँ पे क्या है? यह एक पद है, यह क्या है? एक पद है। और इस पद में देखिए तो a का घात कितना है? 2, और b का घात कितना है? 1। और इसी के जोगफल को 2 + 1 कितना होगा? 3। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पद का घात बोलते हैं, न कि बहुपद का घात। क्या है? एक पद का घात है, बहुपद का घात नहीं है। बहुपद का घात और पद के घात में क्या होता है? अंतर होता है। फिर एक और देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x² y z हो गया, यह क्या है? एक पद है। इसको क्या बोलेंगे हम? पद। क्या है? यह पद है। और इसमें जो जितने भी घात, यहाँ पे कितना घात है? 2 है, इसका कितना होगा? 1, इसका भी 1, तो 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि पद का घात कितना होगा? 4 होगा। अब होता है सजातीय और विजातीय पद भी होता है। क्या होता है? सजातीय और विजातीय, जिसको बोलते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म, जिसमें एक ही प्रकार के पद हो। कितने प्रकार के पद हो? एक ही प्रकार के, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सजातीय पद। और जिसमें एक ही प्रकार के पद नहीं, उसे क्या कहेंगे? विजातीय। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए यहाँ पे 2a² a या 2a² + 5a², यह क्या है? सजातीय है, क्योंकि यहाँ पर भी a² और यहाँ भी a² है। इसी प्रकार 2x + 5x, देखिए दोनों चर क्या है? बिल्कुल सेम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सजातीय पद बोलते हैं। और विजातीय पद जैसे 2x + 5y, यह क्या है? सजातीय पद नहीं है, यह क्या है? विजातीय पद है। 1/2 x² + 5x, यह क्या है? विजातीय पद है, सजातीय पद नहीं है। सजातीय पद एक ही, उसको एक ही बात समझ लीजिए कि सजातीय पद वही होगा जिसमें एक ही प्रकार का चर हो, चाहे वो घात में हो, चाहे वो घात में नहीं हो, चाहे वो बाटा में तो घात चर कभी भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो बहुपद में नहीं होगा। लेकिन बहुपद में जो भी चर होता है वह एक पूर्ण रूप में रहेगा, वह घात यानी भिन्न में नहीं रहता है। तो सजातीय और विजातीय क्लियर हुआ। अब है, देखते हैं बहुपद। अब हम पहुँचे बहुपद के पास। इतने जानने के बाद हम पहुँचे बहुपद। बहुपद को जानने के लिए अभी आपको हम जितनी चीज़ बताए उन सारे बातों को जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। बहुपद की परिभाषा होता है एक बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जो एक बीजगणितीय व्यंजक या एक या अधिक बीजीय पदों से बना हो, जैसे देखिए यहाँ पे 2x² + 5x, y² - 3y², 3x² + 5x, इसी प्रकार 2x² + 5x + 5, यह सब क्या है? एक बीजगणितीय व्यंजक जो है एक या अधिक पद से क्या है? यह बना हुआ है। इसमें पद देखा जाए तो 1, 2, 3 पद है। कितने पद है इसमें? 3 पद है। लेकिन है क्या है? बहुपद ही है। और जो आगे देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे बहुपद का घात क्या होता है। तो किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़े घात वाले पद को के घातांक को हम बहुपद का घात कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2x² + 5x + 5, यह क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से अधिक पद है, पद इसमें एक से अधिक है, इसलिए क्या है? यह बहुपद है। इसमें तो 2x² + 5x + 5 में घात कितना होगा? 2, क्योंकि बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 2। इसमें देखिए y³ + 5y² + 5 में अधिकतम घात कितना है? 3। इसी को हम बोलते हैं बहुपद का घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद का घात। और जो बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि उसको हम क्या करेंगे? पहले बढ़ते, यानी कि उसको हम घटते क्रम भी बोलते हैं। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटे के रूप में। आगे है बहुपद का प्रकार, देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद का प्रकार भी जानना क्या है? आवश्यक है। तो बहुपद का प्रकार तो ऐसे देखिए तो हम बहुत अधिक कर सकते हैं। बहुपद एक ही प्रकार का नहीं, इसको हम मुख्य रूप से लेकर चलते हैं, क्योंकि इसको कहना कि बहुपद 3 प्रकार के या 4 प्रकार का, 5 प्रकार का होता है, यह संभव नहीं है। इसको हम लोग मुख्य रूप से 2 या 4, 5 लेकर क्या कर लेते हैं? मैथ को बना लेते हैं। ऐसे बहुपद का अभी फिलहाल कितना प्रकार है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इसको हम 5 पद भी कह सकते हैं, 10 पद, 15 पद, 20 पद, जितने पद जाएँ उतने पद हम कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग मुख्य 3 या 4 पद को हम लोग ले लेते हैं। तो जो बहुपद होता है इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, फिर द्विपद, त्रिपद और एक होता है शून्य बहुपद। त्रिपद
जिसमें एक पद हो, जिसमें केवल और केवल एक पद हो। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x², कितने पद है इसमें? एक पद है ना। x² का 2 क्या है? गुणांक है। यहाँ पर भी कितने पद हैं? एक पद है। यहाँ भी कितने पद है? एक पद। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? एक पद, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक है। द्विपद, जिसमें दो पद हो। कितने पद होना चाहिए? दो ही पद। जैसे देखिए यहाँ पे 2x² + 5x, कितने पद हैं? एक और एक, दो, फिर एक एक, दो। इसी प्रकार 3y² + 5y, कितने पद हुए? दो पद हुए ना। इसी प्रकार 2x³ + 5, कितने पद हुए? दो पद हुए। क्योंकि इसमें जब तक दो पद नहीं हुआ तब तक उसको हम दो पद नहीं कह सकते। और त्रिपद, तो त्रिपद का भी परिभाषा आसान हो गया, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपद बोलेंगे। चतुर्थ पद, जिसमें चार पद हो। पंच पद, जिसमें पांच, जितने पद कहेगा उतने पद क्या करेंगे हम आगे बढ़ाते जाएंगे। त्रिपद, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपद। देखिए यहाँ पे कितने पद है? एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिपद बोलते हैं, जिसमें तीन पद हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है शून्य बहुपद, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो। जिसके जितने भी गुणांक हो सब का सब क्या हो? शून्य हो। जैसे यहाँ पे लिख दिए हम 0x² + 0x + 0। देखिए इसका गुणांक कितना है? शून्य है। इसका भी गुणांक कितना है? शून्य। इसका भी गुणांक शून्य। उसी प्रकार देखिए 0y³ + 0y² + 0, इसका गुणांक कितना है? शून्य है। अगर यहीं पे लिखा रहता 0y² + y + 5, यह शून्य बहुपद, यानी कि शून्य पद नहीं कहेंगे इसको हम। इसको शून्य पद नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जो तीनों पद जो है वह, यानी उसका जो गुणांक है वह शून्य नहीं है, इसलिए इसको हम शून्य पद नहीं कहेंगे। लेकिन जिस चर के गुणांक, यानी जिस बहुपद के सभी गुणांक, चाहे वह पद द्विपद हो, चाहे वह त्रिपद हो, जितना ही पद, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0x², कितने पद है? एक पद है, ये शून्य पद होगा। 0x + 0 क्या कितने पद हैं? द्विपद हैं, लेकिन ये क्या है? शून्य बहुपद ही इसको हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी गुणांक हैं सब क्या है? शून्य। अब हम देखेंगे घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के, घात के आधार पर। तो घात के आधार पर भी हम बहुपद को बहुत सारे प्रकार से बताया जा सकता है, लेकिन बनाने के लिए हम लोग कम से कम 3 या 4 प्रकार को ही समझेंगे। एक होता है रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? एक हो। जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे 2x + 5, यह तो है बहुपद, इसका अधिकतम घात कितना है? यहाँ पे एक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद। उसी प्रकार 5y + 6, इसका अधिकतम घात कितना है? एक है, इसको क्या बोलेंगे हम? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ax + b। मानक रूप क्या होता है? ax + b। कभी कभी प्रश्न में ऐसे दे देगा 5 + 2x, तो यह दिखने में कैसा लग रहा है? रैखिक बहुपद, बिल्कुल रैखिक बहुपद ही है। लेकिन अगर कह दें कि 5 + 2x को मानक रूप में व्यक्त करें, क्या यह मानक रूप में? नहीं, प्रश्न आ जाए कि 5 + 2x रैखिक समीकरण तो है, लेकिन क्या यह मानक रूप में है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि मानक रूप में यह नहीं है। मानक रूप में होने के लिए क्या होना चाहिए? 2x + 5, क्योंकि चर जो होता है कभी रहेगा, क्या रहेगा? पहले, क्योंकि इसका जो मानक रूप क्या होता है? ax + b होता है। इसका मानक क्या होगा? ax + b। इसलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे? हम सजाएंगे। सजाने के बाद ही हम इसको बता सकते हैं कि यह मानक रूप में है या नहीं है। अब तो समझ में आया होगा। इसी प्रकार द्विघात बहुपद, एक रैखिक बहुपद से हम बहुत सारे बहुपदों का परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? एक हो, उसे रैखिक। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात। जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसे त्रिघात कहते हैं। और सबका मानक इसी प्रकार घटते क्रम में आगे बढ़ेगा। तो द्विघात बहुपद देख लीजिए, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। कितना होना चाहिए? 2। जैसे देखिए यहाँ पे 2x² + 5x + 5, देखिए यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए क्या है? यह द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार y² + 5y +
यहाँ पर भी अधिकतम घात कितना है 2 है, यानी कि यह बहुपद यानी कौन सा है द्विघात बहुपद है। समझ में आया होगा। अब है इसका भी मानक रूप क्या होता है ax² + bx + c। यह एग्जाम में प्रत्येक साल 1 नंबर का इसमें से पूछा जाता है। जो बहुपद होता है, बहुपद जो घात के आधार पे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा उसमें से 1 नंबर इसमें से किसी प्रकार रहता है। सिर्फ कथी में, सिर्फ आपको मानक रूप बता देना होता है। जैसे इसी को कह देगा द्विघाते में 5 + 5x + 2x²। क्या यह मानक रूप में है बताइए? यह मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए पहले, यानी कि पहले आपको बता दिए हम कि जो भी बहुपद होगा, चाहे वो द्विघात हो, चाहे वो रैखिक हो, चाहे वो त्रिघात हो, उसका जो मान हम अवरोही क्रम में ही लिखेंगे, तभी वो मानक रूप में होगा। नहीं तो ऐसे तो द्विघात बहुपद है, इसको कोई नहीं कह सकता कि द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद है, लेकिन द्विघात बहुपद के मानक रूप में यह नहीं है। इसलिए इसको मानक रूप में सजाने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा हमको, x² ला पहले, फिर उसके बाद सिर्फ एक x, अतः फिर उसमें बिना x वाला। यह हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद का मानक रूप। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद देखते हैं। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3 हो, उसे क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे देखिए यहाँ पे 2x³ + 5x² + 5x + 5, इसको क्या बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे ना। इसीलिए इसी प्रकार एक और देख लीजिए x³ + 5x, यो क्या है त्रिघात बहुपद ही है। इसको हम नहीं कह सकते त्रिघात बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 3 है। ये भी त्रिघात बहुपद ही है। 1/2 x³ + 5 क्या है, नहीं ये भी त्रिघात बहुपद ही है। आगे है इसका मानक रूप अभी आपको बता दिए। अब है बहुपद का पहचान, कि हम बहुपद का पहचान कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पे दे दिया जाए कि x³ + 5 √x² + 5, उसी प्रकार √x 5 + 6√x + 5। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार ये तो इसमें भी तो पद है, इसमें भी तो बहुत सारे पद है, लेकिन क्या यह बहुपद है? प्रश्न है क्या यह बहुपद है? यहाँ पर लिख दिया हम 2x² + 5x + 5, क्या यह बहुपद है? तो देखिए एक बात समझ लीजिए, बहुपद के पहचान के लिए जो बहुपद वही होगा जिसका जो चर होता है, चर यहाँ पे क्या है x है ना, x है y है, वह चर कैसा होना चाहिए पूर्ण रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए पूर्ण रूप में। पूर्ण रूप यानी पूर्ण रूप हम उसको बोलेंगे जिसमें ना क्या हो, ना वह बाटा के रूप में हो, ना वह रूट में हो, तो अभी हम क्या कहेंगे वह बहुपद में है। अगर जिस बहुपद का चर रूट में हो या बाटा में हो तो हम उसको बहुपद नहीं मानेंगे, उसको क्या कहेंगे हम बहुपद के रूप में उसको नहीं माना जाएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया 1/2 √x + 5x², बोलिए बहुपद है? आप ही सोचिए क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x क्या है रूट में है। अगर यह x रूट में नहीं रहता तो यह क्या रहता बहुपद रहता। अगर यहाँ पे 1/2 x² + √x यह है, यह भी नहीं है। अगर यह नहीं रहता रूट x नहीं रहता तो यह बहुपद में रहता। तो सीधे से बात है बहुपद वही होगा जिसका चर क्या हो एक पूर्ण संख्या हो, तो अभी वो संख्या क्या हो सकता है वह पद बहुपद होगा। आगे बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक जानेंगे। देखिए तो जो बहुपद का शून्यक, बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान शून्य के बराबर कर दे, यानी कि बहुपद का जो मान हो वो क्या कर दे शून्य के बराबर। जैसे यहाँ पे लिख दिया हम x + 4 = 0, यानी कि जो x + 4 का जो वैल्यू जो हो यह 0 के बराबर हो, चाहे इसका आंसर कुछ भी हो, तो अभी हम क्या कहेंगे बहुपद का शून्यक। तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर कितना हो जाएगा -4। इसी प्रकार x² - 4 का शून्यक कितना होगा बराबर 0 कर देंगे, यानी इस जो यानी कहने का मतलब इस बहुपद का जो मान हो वह शून्य के बराबर कर देगा। बहुपद का जो बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान शून्य के बराबर कर दे, यानी इसका मान किसके बराबर कर दे इस शून्य के बराबर कर दे,
तभी हम क्या मानेंगे यह बहुपद का शून्यक है। जैसे देख लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 का हम रूट कर लेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा +-2। ये आप बहुत पहले से भी जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो रूट टूटता है वह 2 भाग में टूटता है, प्लस या माइनस में टूटता है। अब एक और चीज़, जो द्विघात बहुपद हो चाहे त्रिघात हो चाहे रैखिक हो, जितने घात वाले बहुपद बढ़ेंगे उतना ही शून्यक होगा। जैसे रैखिक बहुपद, अगर आपसे पूछा जाए कि रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होंगे तो 1 होंगे। रैखिक बहुपद में कितने होंगे 1। देखिए यहाँ जैसे लिख दिए यहाँ पे x + 5 = 0। देखिए ध्यान से, तो x बराबर कितना होगा -5, तो -5 की संख्या कितना है यहाँ पे, एक ही गुना है -5 कि 1 + 5 नहीं है, इसलिए रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है 1 होगा। उसी प्रकार द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा 2, जो आपके सामने यहाँ पे है। देखिए 1 2 प्लस में होगा, 1 2 कथी में होगा माइनस में। इसी प्रकार जितने घात के आधार पर हम बहुपद बढ़ेंगे उतना ही शून्यक हमारा क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। अगर कोई पूछते चतुर्थ घात में कितने शून्यक तो 4 होंगे, पंचघात में कितने होंगे तो 5। इसी प्रकार जितने घात उतने शून्यक होता जाता है। आगे है प्रत्येक जो वास्तविक संख्या का जो शून्य बहुपद का एक शून्यक माना जाता है, यानी जो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होता है वह शून्य बहुपद का ही क्या है, एक शून्यक भी माना जाता है। अब हम लोग कल